So let's begin. Already we are late. ज्यांना आवाज येत असेल आणि लेक्चर अटेंड करायचं येत नसेल त्यांनी नाही केलं तरी चालेल. After all, you can attend your lecture with your recording as per your timing. ठीक आहे. नंतर ज्याला जसं वाटेल तो बघू शकतो. रेकॉर्डिंग वरती तुम्हाला आवाज येईल नंतर ती लिंक शेअर केली जाईल. सर तुम्हाला टाकतील त्याच्यावरती बघून घ्या. So let's begin with the activity. What is the difference between the activities? Hope you can understand already. Okay. So activity means what? That means whenever you people are going to perform somewhere. As an example, we people were discussing. That means if I ask you to make a cup of tea, isn't it? The timing is same, the material is same, isn't it? Yet at the end, when you people are going to serve a cup of tea, will the taste same or different? Different. Why? What is the reason? Yes, absolutely people are correct. But what is the reason behind it? क्या उसके पीछे क्या रीजन है कि उसका टेस्ट डिफरेंट रहेगा? टेस्ट डिफरेंट रहेगा इसका मतलब ऐसा है कि टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर if there are the 4 candidates 1 2 3 and 4, यहाँ पे अगर 4 कैंडिडेट परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका टेस्ट अगर अच्छा है तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा. इसका अगर अच्छा है तो इसका अच्छा नहीं रहेगा. ऐसा हुआ क्या? Each and every person can perform well as per their own level. हर किसी का टेस्ट उनके लेवल पे अच्छा रहेगा. क्यों? What is the reason behind it? ये सही है आपका, क्योंकि हम कहते हैं ना कि नहीं नासिक में ये होटल भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है. क्यों कहते हैं सर? Because each and every hotel has its own taste. हमारा राइट है कि उसका जो टेस्ट है चाहे वो कुछ भी हो वो अपने अपने लेवल पे अपने अपने जगह पे अच्छा है. तो उसके पीछे क्या रीजन होगा? ये सब हम बोलते हैं. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आपका खुद का ओपिनियन होगा ना, तो उस ओपिनियन के लिए कुछ तो उसके पीछे रीजन होगा. क्या नहीं पता? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन. ये सब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है. एप्लीकेशन मतलब क्या कि व्हेन यू पीपल आर गोइंग टू से समथिंग एट दैट टाइम यू पीपल आर गोइंग टू अप्लाई योर ओन नॉलेज एज पर माय नॉलेज. वी पीपल यूज्ड टू से in a same manner here you people are going to apply your own knowledge while writing the responses of your answer. So that's why application based question and answers you people are going to write. अगर आपको application based अगर लिखना आता है then you people can take out of marks. इसके पीछे क्या रीजन है? जैसे कि हम देखते हैं कि आपका अगर किसी का रेडीमेड आंसर आप अगर लिख रहे हो that means whenever you people are going to copy the answer from any kind of notes या तो any guide है या तो कुछ भी है. If you people are going to take the answer from the same that book and you are going to put down in your answer paper, then definitely the examiner is not going to give you out of marks. कहाँ पे? पर्सनल रिस्पॉन्स पे, आपके राइटिंग स्किल में, आपका इन्फरेंस, इंटरप्रिटेशन, जस्टिफिकेशन जिसमें है आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे. So here the expectation of curriculum committee or examiner, moderator and chief moderator is you people have to write your answer with your own wording. ओन वर्डिंग में लिखना इसका मतलब क्या है कि आप कहेंगे कि सर फिर अगर किसी लेसन में आंसर है, लेसन का क्वेश्चन दिया है तो हाउ वी कैन राइट इन आवर ओन वर्डिंग. बट इन्फरेंस, इंटरप्रिटेशन, जस्टिफिकेशन एंड पर्सनल रिस्पांस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल नॉट बी फ्रॉम योर पैराग्राफ. इट विल बी कंप्लीटली रिलेटेड विद योर ओन नॉलेज. तो इसके लिए आपको स्टोरीज पता होनी चाहिए, इसके लिए आपको पोएम पता होनी चाहिए, इसके लिए आपको नॉवेल पता होनी चाहिए. इजंट इट? अगर आपको उस नॉवेल का, उस स्टोरी का यानी कि प्रोज है, पोएट्री है, अगर उसका आपको थीम नहीं पता है, सेंट्रल आइडिया नहीं पता है, at that time people cannot write your own answer. This is the most important thing. So that's why while writing your answers you people have to take care of the word which is application. That means own knowledge we people have to apply while writing a answer. So let's begin with the activity sheet. So total marks are ready for your final examination. That means there will be your activity sheet for 80 marks. Isn't it? And 20 marks for the oral examination. Annual exam for the 80 marks and oral exam for 20 marks. Right? So oral exam में क्या क्या होता है? First of all, let me know what are the activities are there for the oral examination. Oral exam में 10 plus 10 आता है. What do you mean by 10 plus 10? There will be kind of lesson, prose, poetry or something will be there. Your teacher will read it aloud once, twice or thrice, and after that some questions will be written on the board. And you people have to write the answers of dictation, whatever the story or the poem you people heard before that. That means your teacher read it aloud, isn't it? The same story आपको लिख के नहीं दी है, just told the story.
and after that question will be written on the board and you people are going to write the answers, and at that time you people will get the 10 marks for your such question, okay, in oral examination. That means 10 marks written paper will be there, then 10 marks 5 marks for your own topic. That means teacher will give you a topic and you people have to talk on that topic. For example, importance of English language, isn't it? And we people are used to say that English language is a mean of communication, so that's why English is the most important. But I would like to say that English is not only a mean of communication. English is a kind of profession. Do you believe? Do you have any idea? That means how an English speaker can be a entrepreneur. बन सकता है? प्रोफेशन कर सकता है इंग्लिश में? डेफिनेटली कर सकता है. You people can be a journalist. You people can run your own coaching classes. You people can be a government officer as a translator for PMO, for your CMO, isn't it? Do you know? Do you have any idea about it? That means those people who are assisting to the ministers, prime ministers, or all such kind of people, जिनको वो सपोर्ट करते हैं, वो ट्रांसलेटर करके पता है कोई क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट होती है उन लोगों की. As a translator, you people can serve as a civil. That means you can go for the civil services too. इसके अलावा बहुत कुछ है. You people can go for your own business. That means hosting a program. That is called as anchoring or comparing the specific word which is given in our syllabus. Isn't it? That means English before that. इसके पहले English था आपको एक लैंग्वेज करके लिटरेचर करके. अभी इंग्लिश वैसा नहीं. आप कंपेयरिंग कर सकते हो, किसी प्रोग्राम को होस्ट कर सकते हो. When you people are going to host a program, at that time you people are going to make your own business. You people are going to do something. Am I right or not? That means you are going to provide the services, and after that, definitely you people can do something which is, we can say that practically to earn your livelihood. And so that's why English is called as a practical subject right now. It is not limited only for your stories and your poem. It is, we can say now, extended for your career. So in the same manner, we people have to talk on that topic, whatever the topic is given, and after that, for 5 marks, your teacher will ask you some questions, and you people have to give answers for such questions, and then you will get the marks out of 20. अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है. किसी को 16 मिल सकते हैं, किसी को 18 मिल सकते हैं, किसी को 19 मिल सकते हैं, किसी को आउट ऑफ भी मिल सकता है. तो आपको कितने लेने, ये आपके ऊपर डिपेंड है. कितने चाहिए आप लोगों को? 20 चाहिए सर. लेकिन 20 कब मिलेंगे? When you people are going to say we want 20, that means out of marks should be there. सर दे दो ना, क्या बात है उसमें? दे देंगे बिल्कुल. लेकिन इसका मतलब क्या होगा? 20 out of 20 मतलब 100%. Am I right or not? अगर यहाँ पे आप 100% करते हो, तो 80 का 100% कितना होगा? 80 हुआ ना? यहाँ पे अगर आपको 20 मिलते हैं या तो आपके टीचर दे रहे हैं, तो इसका मतलब बोर्ड कहता है कि आपको यहाँ पे भी 80 मार्क्स आने चाहिए. Otherwise, the board will ask us लेटर भेजते हैं कि आपने आपके स्टूडेंट को 20 मार्क्स दे दिए, आपके स्टूडेंट आपको लगते थे कि इतने एक्सीलेंट है, अच्छे है, उन्होंने आपके मार्क्स लाए 45 50, 45 मार्क्स उन्होंने लाए, तो आपने उनके ऊपर इतना ट्रस्ट कैसे किया? Am I right ना? तो फिर ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है. अगर यहाँ पे आपको 45 मिल रहा है, यहाँ पे आपको 50 मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे ओरल में कितने मार्क्स देने चाहिए? कितना देने चाहिए? Near about 15, 16 or less than 15 marks. Am I right or not? फिर भी हम ऐसा नहीं करते हैं. But you people have to be yourself. You are going to achieve good marks in your final examination. Now again I would like to, that means before going ahead, हम डिस्कशन से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे दो चीजें होती हैं. When you people are going to write your annual examination, at that time there will be two kind of concepts. The first one which is the top case, and second one is the lower case. We are not going to discuss about the quality case or the lower case. Lower case मतलब क्या है कि जिसको 18 below marks आते हैं, those people who are going to take the lower marks. अभी lower case क्यों बोला जाता है? क्योंकि बोर्ड कहता है कि आपका जो annual पेपर है, at least there should be the 25% marks. कितने चाहिए? 25%. मतलब आपके 20 के 25% कितने हो गए? 20 मार्क्स शुड बी देयर. 80 के 25%, 20 मार्क्स अगर आपको यहाँ पे होते हैं,
अगर उसमें जाके अगर आपका 15 हम वहां पे मिला देते हैं 35 हो गया तो आप इंग्लिश पास हो, isn't it? Which is not applicable for you, but I will. ठीक है, किसी को मैंने यहाँ पे 20 मार्क्स दे दिए ओरल में, लेकिन उसको यहाँ पे मिले 18 मार्क्स, अभी कितने हो गए टोटल 38, गेट द स्टूडेंट इज राइट, क्योंकि एज पर द बोर्ड रूल देयर शुड बी 25% एटलीस्ट होने चाहिए, तब जाके वो स्टूडेंट क्या होता है, पास होता है इंग्लिश में, 35 और मोर देन 35। लेकिन जिसको 89 बिलो मिलता है, सॉरी 18 मिलता है या तो 18 19 मिलता है, दोस पीपल आर कॉल्ड एज द बॉन्डेड केसेस। ठीक है, उनको मॉडरेटर या चीफ मॉडरेटर क्या करता है कि अपने राइट में से कहीं पे तो उसको लगता है कि आंसर थोड़ा बहुत सही है तो उसमें मार्क्स बढ़ा के फिर उसको पास किया जाता है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बॉन्डेड केस, उसमें आप कोई भी नहीं आएगा, am I right? So top case क्या मतलब क्या है, those people who are going to take the marks more than 72 is called as the top case। 80 में से अगर आपको 72 मार्क्स आते हैं या तो फिर उसके ऊपर आते हैं तो वहां पे अगेन आपका पेपर चेक होता है, मॉडरेटर भी उसको चेक करता है अच्छे तरीके से, सीएम भी चेक करता है, चीफ मॉडरेटर जो होता है, और बाकी लोग भी उसको ठीक तरीके से चेक करके फिर यू पीपल कैन गो फॉर द टॉप केस। तो टॉप केस में नाउ यू पीपल में से दैट सर इज द पेपर गोइंग टू चेक फॉर वंस ट्वाइस थ्राइस, डेफिनेटली, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपका आंसर सही है, आपने इसके हिसाब से लिखा है, इफ यू आर करेक्ट इन योर आंसर देन डेफिनेटली यहाँ पे अगर एग्जामिनर ने आपको मार्क्स कम दिए तो वहां पे बढ़ भी सकते हैं और आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, अंडरस्टूड? क्योंकि आई थिंक बिफोर 3 or 4 years one of the student who got the good marks in English, so that's why the kind of certificate or the certificate which was given by board, Nashik divisional board to your college, अभी उस स्टूडेंट का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन 4 साल पहले 3-4 साल पहले की बात है, उसको 90 अबव मार्क्स थे, कुछ 92 और 90 समथिंग, इंग्लिश में इतने अच्छे मार्क्स आना थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट, वो नासिक डिवीजन में फर्स्ट था इंग्लिश, आपके कॉलेज से क्या किया, प्रॉपर्ली वर्कआउट किया इंग्लिश में, मराठी में। वन मोर थिंग इज दैट आई थिंक मैं हमेशा से बता रहता हूं कि देयर इज वन ऑफ द देयर वाज वन ऑफ द आई डोंट नो इज इट एप्लीकेबल राइट नाउ और नॉट, क्राइटेरिया फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज 75% डिस्टिंक्शन चाहिए था, मराठी ना अभी है या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन 75% एटलीस्ट शुड बी फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो क्या होता था कि बच्चों को कहीं पे 73 मार्क्स है, 75% नहीं है, 73% है, 74% है, तो 1-2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स कम है, अंडर द आरटीआई यू पीपल कैन आस्क फॉर योर फोटोकॉपी ऑफ योर आंसर पेज। आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, अंडर द आरटीआई एक्ट यू पीपल कैन आस्क to the board for your answer paper, photocopies of answer paper, and after that you people can check, that means am I correct or not in my answers, हम चेक कर सकते हैं बात, तो उस पेपर का आपको चेक करके आप वहां पे मार्क्स बढ़ा नहीं सकते हो, लेकिन बढ़ते हैं तो, isn't it? So ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के मैंने पेपर यहाँ इसके पहले चेक करके दिए जिनको लगता था कि सर मुझे मार्क्स आने ही चाहिए थे, लेकिन सिली मिस्टेक्स वहां पे थे, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे तो उनके सही में आंसर्स करेक्ट थे, उनको मार्क्स नहीं दिए गए थे, जैसे कि मैंने बोला 1.5 दिया गया, उस एग्जामिनर ने दिया उसको 1.5, बट आई थॉट दैट शुड बी आउट ऑफ क्रेडिट, तो मैंने 2 दिए उसको बढ़ा के दे दिए, तो ऐसे भी मार्क्स आपके बढ़ते हैं, एंड देयर इज ओनली वन ऑफ द चांस इन इंग्लिश, लिटरेचर है वो, वहां पे प्लस माइनस थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन अदर सब्जेक्ट में नहीं होता है, बिकॉज डेफिनेशन शुड बी डेफिनेशन, हमारा नहीं था व्हेन यू पीपल आर गोइंग टू क्रंचिंग द नंबर्स इन योर मैथमेटिक्स एट दैट टाइम, आपके फॉर्मूलाज है चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री, कैन यू चेंज, नो, व्हाटएवर द नंबर्स आर गिवन यू पीपल हैव टू पुट द प्रॉपर वैल्यू, राइट नॉट? तो इसमें वैसा नहीं है, थोड़ा बहुत एग्जामिनर पे एग्जामिनर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी आपका आंसर जो है इट शुड बी एप्लीकेशन बेस्ड, when you people are going to write your answers application based, so that's why at that time you people are going to take the good marks. So till the time we discuss about the oral examination, let's begin with the final examination or annual examination. The format of activity sheet. Question number first for 16 mark. There is the two section A and B. That means question number first A and B will be there. Read the extract and complete the activities given below. Same passage will be there in first question. Question number first, same passage is there, and there are 6 activities actually.
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आपका ए जो है उसमें 69 सॉरी A1 to A6 total activities are 6 and each and every activity for 2 marks. Okay, now let's begin with the first activity. Same passage will be there. What do you mean by same passage? The passage which is taken from your textbook or your course book is called as the same passage. Okay, whatever the stories of the course you people study in your 12, the same passage will be taken from the scene extract from section 1. Section 1, there are the 4 sections in your course book. Section 1, prose. Section 2, poetry. Section 3, writing skill, and section 4, novel, literature. Okay, novel is given, literature genre is given. Okay, so same passage will be there for question number first A. Activity number first, global understanding or global factual. Global understanding means what? Or simple factual or global understanding. So what do you mean by simple factual? That means whenever you are going to write your answers in fact. Fact है, here you people are not going to write your own opinion, your experiences, or any other thing is called as a fact. That means, for example, when you people are going to write about the material or the things the astrologer had, isn't it? Taurus. पढ़ा है आपने लेसन? एस्ट्रोलॉजर का पढ़ा है, तो उसके पास क्या क्या था, कौन सी चीजें उसके पास? कॉरिशंस है, क्लास है, वो कौन सा क्लास है? वेरी गुड। पल्मारा क्लॉथ है, isn't it? पल्मारा राइटिंग जिसको बोला गया है, isn't it? All such kind of things we have. तो आपको अगर वो लिखनी है, वो क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया है, तो at that time we cannot change whatever the answers we are given. The people have to write same or the names which are used by the groundnut seller for his groundnuts. Different kind of delicacy, almonds, Raja's delicacy, and all such kind of words he used while selling his groundnuts, isn't it? पढ़ा ना आपने लेसन? तो क्या कहता है कि अरे आ जाओ ये राजा की डेलीगेसी है, उसके बाद में वो almonds है. Number of names were or we can say the kind of name उसको क्या दिए गए थे, उसने दिए गए थे. So in that manner, तो हम वही लिखेंगे. That is called as a simple factual. Simple है लेकिन factual. That means factor. Here you people are not going to change your answer. You people have to write it correctly. But while writing the simple factual answers, we people always think that it's too much easy. बहुत आसान है यार ये, तो मैं इजीली लिख दूंगा, लेकिन गलतियां कहां पे होती है? Where we people do the mistakes. For example, the instruction says that if the 4 sentences are given, and the instruction says that read the following statements are true or false and correct the false statements. Instruction says that read the following sentences or the statements true or false and correct the false statements. अभी हम क्या करते हैं? अभी यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं एक्टिविटी नंबर 1. यहाँ पे A, B, C, D 4 statements are given. Am I right? So first statement is correct. So at that time people write true, isn't it? या तो फिर उसको right लिख देते, या तो फिर उसको ये कर देते. अगर वहां पे लिखा है कि करेक्ट और इनकरेक्ट, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज द वर्ड टू बी करेक्ट और इनकरेक्ट. हम ट्रू राइट ये टिक वाला नहीं करेंगे. अगर वहां पे वर्ड दिया है कि ट्रू, तो ट्रू ही लिखेंगे. बट एट दैट टाइम वी पीपल, अगर वहां पे इंस्ट्रक्शन कहता है कि रीराइट द सेंटेंसेस, सेंटेंस को हम रीराइट करेंगे. अगर सेंटेंस वहां पे रीराइट करने के लिए नहीं बोला है तो डायरेक्टली आंसर देंगे. अंडरस्टूड? दूसरी चीज, अगर वहां पे कहा गया है कि रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट्स ओनली, तो फिर हमें सिर्फ फॉल्स वाले लिखने हैं. तो फॉल्स वाले लिखते समय हम क्या करते हैं कि ए बी, तो उसका सीक्वेंस चेंज कर देते, ए बी लिखते थे, यानी कि वहां पे है सी और ए. सेम अल्फाबेट शुड बी गिवन. सेंटेंस ए एंड सेंटेंस सी बोथ आर फॉल्स, एंड व्हाट इज द करेक्ट? सो एट दैट टाइम फॉल्स, एंड देन यू पीपल आर गोइंग टू करेक्ट व्हाटएवर द वर्ड व्हिच इज द, isn't it? जो कुछ वर्ड है उसको हम करेक्ट करेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे. इट विल बी इजी. Understood? Same which is related to the match the pair to. Same when you people are going to complete your web diagram. अगर वहां पे वेब डायग्राम है, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है,
and you people have to complete your activity. So we people think that why should I draw the diagram? Is it necessary? No. The answer is only important. So we people write down 1, 2, 3, 4. या तो फिर comma comma करके लिख देते हैं. Maybe you are correct on your answers, words, whatever you are going to write, but as per the activity you are wrong. Because here the activity sheet says that whatever the diagram is given, you people have to draw the same diagram. Doesn't matter. Are you going to draw your diagram with the pen or pencil? Isn't it? Only the diagram should be there. तो यहाँ पे हमें मेजरमेंट लेते नहीं देखना है कि ये कम है ये ज्यादा है, उसको सिर्फ बॉक्स बना दो, लेकिन आपके आंसर जो वो सिर्फ इन बॉक्सेस में ही होने चाहिए. Understood? The first thing is that what does the instruction say? We have to understand, after that we are going to write our answers. Clear? क्योंकि ऐसा होता है कि आपको आंसर्स पता होते हैं लेकिन आप ठीक तरीके से नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स चले जाते हैं. जैसे कि कहा जाता है कि rewrite the following statements and state whether they are true or false. इसका मतलब क्या हुआ? The simple meaning of the instructions is that we have to rewrite the statements. लेकिन हमें लगता है क्यों लिखने हैं, हम पढ़ते नहीं उस इंस्ट्रक्शन को, हम सिर्फ पढ़ते हैं whether the following statements are true or false. हम लिखते हैं true false. You are correct on your answer, but you have not written your statements again. तो एग्जामिनर को जो मॉडरेट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, if the answer written in only words, credit should not be given. बस गया बेचारा, उसको लगता है कि मार्क्स देने चाहिए, आंसर तो करेक्ट है, लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्शन की वजह से वो नहीं दे सकता. सो दैट्स व्हाई अगर इंस्ट्रक्शन कहता है कि रीराइट द सेंटेंसेस, तो हम सेंटेंस को लिखेंगे, उसके आगे डैश करके फिर उसको लिखेंगे. अंडरस्टूड? ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन को पढ़ो. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज कॉल्ड सिंपल फैक्चुअल. सिंपल फैक्चुअल में क्या होता है? सिंपल फैक्चुअल में आता है rearrange the order as per the occurrence, isn't it? For example, the four statements are given, they are given in a jumble order. You are going to check again the extract and then you people are going to put in a proper order. When you people are going to write in a proper order, now let me know, are you going to change the index numbers or not, or the alphabets which are given? It should not be changed. को चेंज नहीं करेंगे हम. जैसे कि ABCD है तो ADCD अगर आता है तो ADCD भी लिखेंगे. क्यों? क्योंकि ये आसान जाता है एग्जामिनर को वहां पे व्हाइल असेसिंग द पेपर. सो दैट्स व्हाई यू पीपल आर टेक केयर ऑफ इट. ठीक है, क्योंकि अगर मुझे वो क्या बोल सकते हैं, आई एम बिकम हैबिचुअल व्हाइल असेसिंग द पेपर, मुझे याद आदत बन गई कि अभी उसका आंसर अगर करेक्ट ऑर्डर जो है वो क्या है ACDB, तो मुझे ACDB अगर यहां पे लिखता है तो मैं स्टेटमेंट पढ़ने जाऊंगा नहीं, ऐसे नहीं है. आई एम गोइंग टू रीड द सेंटेंसेस बट इट विल बी ह्यूमन, isn't it, tendency. So that's why we people have to use the proper thing. ठीक है, उसके बाद में true or false, rewrite the sentences. We people have to take care of all such kind of thing. While making the match, at that time we people have to write in front of the word. जैसे कि यहाँ पे A दिया है तो इसके सामने आंसर लिखेंगे, ये वाला नहीं करेंगे, which is wrong. आप बोलेंगे सर आप बहुत छोटी-छोटी बातें बता रहे हो. This is most important because I always used to say that these such kind of mistakes are called as the silly mistakes, isn't it? जो करते हैं स्टूडेंट और बाद में कहते हैं कि सर यार हाँ मैं तो. Understood? So that's why you people have to take care of all such kind of thing. It's called as the simple factual or global understanding. Now what do you mean by globe? Whatever the extract is given for you, it's called as a globe for you, isn't it? It is like a globe. Then another activity, complex factual. Now what is the difference between simple factual and complex factual? While finding your answer, simply you people can find out the fact for your answer, just like as I told you, the things which the astrologer had. हम find out कर सकते हैं within a line or 2 lines or within a paragraph. लेकिन complex factual में क्या होता है कि कभी-कभी, for example, write down the qualities of one of the character. At that time, you people have to find out the qualities from whole passage. It's called as a complex factual. यानी कि आपको एक लाइन में नहीं मिलेंगे, उसको डिफरेंट टाइप से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. सो दैट्स कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज इन्फरेंस, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस. नाउ inference, the kind of message which is given by the statement, isn't it? For example, disability is not a state of health, it is a state of mind, isn't it? That means when you people are going to do something, अगर आपके मन में हमेशा से नेगेटिव वहां पे थिंकिंग है तो
ये आपकी सोच है। तो आप डिसेबल्ड नहीं हो, फिर भी आप डिसेबल्ड। क्यों? बिकॉज आप कभी भी पॉजिटिवली नहीं सोचते हो। सो दैट्स व्हाई इट इज काइंड ऑफ स्टेटमेंट। तो आपने उसमें से क्या मैसेज दिया? इंटरप्रिटेशन। व्हाट डज द सेंटेंस गिव यू? काइंड ऑफ मीनिंग ऑफ द मैसेज इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। Justification, that means what's your opinion? Justify. Is the sentence correct or not? That means the same. Again, you people are going to write your own opinion, application, but it should be related to the given lesson. That means while writing the answer of A3 activity, at that time you people should know the meaning of the lesson, central idea or theme of the lesson. At that time only you people can write. Understood? So in that manner you people are going to write. After that, A4 personal response. All of you know about it. The personal response, that means your own opinion about it. ठीक है? While writing the personal response, I would like to suggest you, अगर लेसन वहां पे नेगेटिव स्टेट में है तो आपको नेगेटिव ही लिखना है। अगर वहां पे लेसन का मैसेज अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट का आपको पॉजिटिव ही लिखना है। कभी-कभी आपको लगता है कि अरे यार नहीं, ये पॉजिटिव लेसन है लेकिन मुझे नेगेटिव लग रहा है। So at that time also you people are going to write ये नेगेटिव माना। क्यों? क्योंकि जो लेसन है, जिस तरीके से आपका सेंट्रल आइडिया है, सेम काइंड ऑफ थिंग यू will have to follow while writing your answer. Otherwise it will impact on your marks. So while writing personal response of kind of questions, student are going to ask me, sir, how many lines I have to write? I would like to suggest you, the length of answer doesn't matter. We never give you marks on the length of your answer. We always give you marks on the quality of answer. While writing personal response type of answer, I would like to suggest you always try to write with compound and complex sentences. It should be short but sweet. That means within 5, 6, 7 lines you are going to write your answer, not more than that. Understood? Don't waste your time. Always stick to your activity or the question which is given for your personal response. Then next one, which is the language study. What do you mean by language study? Grammar. Grammar questions will be there. यहाँ पे जो ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे, एक एक मार्क के लिए 2 सेंटेंसेस आपको रहेंगे। चेंज द वॉइस, चेंज द टेंस, rewrite the sentence using though, isn't it? Rewrite the sentence using hardly and all such kind of sentences will be there, and the sentences will be from your extract. That means same passage. अभी यहाँ पे ग्रामर के sentences same passage में से हो या ना हो, no problem, isn't it? So while writing the answers again for the language study, at that time also you people have to take care of all such kind of things. Use proper punctuation marks. Don't forget to put the punctuation marks. जैसे कि आपको अगर rhetorical question करने के लिए बोला गया है, आपने क्वेश्चन तो किया rhetorical question, लेकिन punctuation marks देना भूल गए, लास्ट में interrogative marks, क्वेश्चन मार्क देना भूल गए, तो at that time आपको हाफ मार्क मिलेगा। हाफ क्रेडिट सिस्टम इज नॉट डन, या तो 0 मिलेगा या तो थोड़ा। So that's why you people have to take care of that thing while writing your grammar sentences. Punctuation marks are the most important. जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मुझे 2 से begin करना है, rewrite the sentence using 2, तो बीच में कहीं पे बट है तो मुझे निकाल देना है, isn't it? While reviewing the when you people are going to remove the but from the sentence, at that time you have to put the comma. उसमें comma हमें लिखना जरूरी है. If you people are not going to write the comma, at that time the meaning of the statement will be different. तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने 2 से लिख दिया, सेंटेंस पूरा भी लिख दिया, बट को भी निकाल दिया, सिर्फ रिप्लेस नहीं किया आपने कॉमा से, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है? सो यू पीपल हैव टू टेक केयर ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग। कभी-कभी ऐसा नहीं होता है कि अरे यार कितना आसान है, कितना इजी है, ये तो मैं ऐसे ही कर जाऊंगा, और उससे भी गलतियां हो जाती है। इंग्लिश इज कंपल्सरी फॉर ऑल 4 फैकल्टीज, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड एमसीसी। सो दैट्स व्हाई द क्वेश्चन पेपर विल बी सेम। तो यहाँ पे हर किसी को कंसीडर करते हुए sometimes curriculum committee says that there should be the options for the grammar sentences, isn't it? इसका मतलब क्या है? MCQs type of grammar question should be in the activity sheet, लेकिन लास्ट ईयर नहीं दिए गए। अगर आपको ऑप्शंस आते हैं तो आपको क्या करना है फिर? You people have to choose the option of the given sentence. जैसे कि एक चेंज द वॉइस का स्टेटमेंट दिया है और कहता है कि चेंज द वॉइस ऑफ द रीराइट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में 1 2 3 4 ऑप्शन दिया है। You people have to select the one option. That means एक्टिव दिया है, उसका पैसिव का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो आपको फाइंड आउट करना है, उसको लिखना है। इट विल बी टू मच इजी, और ज्यादा आपके लिए इजी हो गया। अगर नहीं भी दिया है तो आप लिख सकते हो, आई नो दैट, ओके। वो रहेगा ही, ऐसा नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर नहीं दिया। करिकुलम कमिटी कहती है कि वो होना चाहिए। सो द व्हेन ऑप्शंस आर गिवन देन इट विल बी टू मच इजी टू फाइंड आउट द स्टूडेंट्स फॉर आर्ट्स एंड
other faculties, not for the science actually. Okay, so here you people can write. After that, question number, activity number A6, vocabulary. While writing the vocabulary, at that time you people have to find out the similar words, meaning, somewhere antonyms, by adding suffixes or prefixes. Okay, all such kind of words you people have to write. While writing the synonyms, antonyms, at that time we people just have to put the hyphen, and after that we are going to write the answers. But don't write your answers directly. Whatever the word is given in your activity sheet, first of all write it down. Then after that put a hyphen in front of it and write your answer or the meaning or the synonyms of the antonyms of your given word. Okay. In this way, the 6 activities that I discussed about it. Each and every activity for 2 marks. Total marks are 12. Now question number first B. Vocabulary. Vocabulary section. The half criteria. No, it's a depend on the that means what kind of activities you. If the 4 words are there, and if you are correcting 3 words, then you will get the 1.5 mark. That means half mark for the 1 word. If only 2 words are there, then you will get the 1 mark. Definitely. That means we can say that depend on the words, but most probably there will be only 2 words. Clear? For example, if there are there is one of the word and 2 words, find out the 2 words synonyms from the similar words from the extract to the given word. And if you are able to write only 1 word, 1 मार्क के लिए एक एक्टिविटी है, 2 वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने हैं एक्सट्रैक्ट में से, ठीक है ना? तो आपने एक ही लिखा, आपको दूसरा नहीं लिखते हैं, तो आपको कितने मिलने चाहिए? एट द टाइम गेट द हाफ। ये इसके लिए है। क्यों है? क्योंकि 2 पूछेंगे बाय डिफॉल्ट, वहां पे हाफ ऑफ मार्क इज गिवन फॉर दी 2 वर्ड्स, एट दैट टाइम इट विल बी कंसीडर्ड। कभी-कभी ऐसे भी होता है कि आपने एक भी लिखा है तो आपको ऑटोमेटिकली 1 मिल जाता है उसका। दैट मींस यू हैव रिटन ओनली 1 वर्ड बट यू विल गेट द आउट ऑफ मार्क्स। इसका रीजन क्या होता है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है ना? कभी-कभी ऐसे भी होता है कि आपको मिल जाता है उसका मार्क्स, डोंट वरी अबाउट इट। वोकैब में आप ज्यादा साइंस स्टूडेंट नेवर वी कैन सेट लूज द मार्क्स इन द वोकैब। फिर भी ऐसे होता है कि कभी-कभी वर्ड्स इतने डिफिकल्ट होते हैं कि यू कैन नॉट राइट, isn't it? कभी-कभी आपको पूछा जाता है कि राइट डाउन द आर्किक वर्ड। व्हाट इज द आर्किक वर्ड? आर्किक वर्ड मतलब क्या है? आर्किक वर्ड, हाँ, ओल्ड इंग्लिश वर्ड दाई, पता है ना? दाई, ताऊ, THOU, देखे नहीं आपने कभी? दाई वर्ड है, ताऊ है, नहीं देखा? हाँ, such words are called as archaic word. Find out the archaic word or meaning of these archaic word for your own. यहाँ पे दाई मतलब क्या है? दाऊ मतलब you and your. दाई मतलब your and दाऊ मतलब you. तो ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है। आर्किक मतलब क्या है? ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स। एंड देन आफ्टर दैट इन दैट मैनर यू पता टू राइट वर्ड दी है, उसके बाद में दी है THEE। सो आर्किक वर्ड मतलब है ओल्ड इंग्लिश वर्ड, ठीक है? सो वो पोएम में कहीं भी आपको दिए हैं, लेसन में कहीं भी आपको दिए हैं, जो आपका टाइम बता दो टू फाइंड आउट क्या वन टू राइट। कभी-कभी आपको होता है कि कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग मतलब क्या है? व्हेन the vernacular language words are directly given as it is in the English language, at that time it is called as the code mixing. जैसे कि an astrologer day की इसमें है कुछ वर्ड्स है जो ऐसे क्या बोलते हैं उसको कि स्लैंट के लिए इटालिक में दिए रहते हैं, isn't it? In printed text is called as the, जैसे कि बाजार, there is word for बाजार which is a market actually, but instead of market वहां पे क्या दिया रहता है? बाजार, है ना? This is it is called as the code mixing, ठीक है? So in that manner you will have to write the vocabulary. Now कभी-कभी ऐसे भी होता है कि write down the adjective form of the given word, adverb form for the given word. Table will be given and 2 words are there, you people have to fill the table. Somewhere the adjective will be given, you people have to write down the root word. Somewhere the adverb you have to write, somewhere you people have to write the noun form. Okay, so such kind of that means that much simple activity will be given for you at that time. Question number 8 B. Again B1 and B2 2 questions will be there. In B1 there will be fill in the blanks with proper article and proper preposition, isn't it? If 2 articles are there, at that time 1 article for half mark and another for half mark. If you people are going to write both articles correctly, while writing the fill in the blanks, write your article and underline simply.
अगर सिंगल भी अंडरलाइन करते हैं तो नो प्रॉब्लम, बट डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन योर आर्टिकल, सो इट विल बी easy while assessing your answer paper to the examiner. So that's why you people have to underline it, isn't it? Then same for your prepositions too. Then another which is do a director transformation of sentences, compound, complex, and such kind of, if the sentences are given, you will have to transform from simple to compound, compound to complex, complex to simple. In that manner, you people are going to transform the sentences, or somewhere degree of comparison or such kind of things are given. Whatever the instruction says, you people are going to change it. Or mostly the sentence will be given for direct to indirect speech. In your B2 or B1, there will be one of the sentence for direct to indirect speech. Okay, you people are known about it, how to write or convert the sentence direct to indirect speech. While changing the sentence, you will have to use the proper connecting word, punctuation marks, isn't it? Because in indirect speech we use only full stop. Instead of full stop, we should not use any other punctuation marks. उसका जो टेंस है, उसके जो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन है, whatever the changes are there, you people have to apply it properly. अगर उसमें एक भी आपका वर्ड गलत हो जाता है, पूरा सेंटेंस करेक्ट तो आपको मार्क्स मिलेंगे. अंडरस्टूड? फॉर एग्जांपल अगर वहां पे जैसे कि द डॉक्टर सेड टू पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू patient, take this medicine twice a day. Twice a day. ये जो दवाइयां है दिन में 2 बार लिया करो. Now, what will be the indirect speech? The doctor, अभी क्या है? Advised आएगा, suggested आएगा, requested आएगा, क्या आएगा? Order आएगा. The doctor advised. उसका काम उसने कर दिया. डॉक्टर ने एडवाइस दे दिया. It's a depend on the patient. लेना है नहीं लेना उसके ऊपर. Am I right or not? The doctor advised the patient to take medicine twice in a day. बस इतना हमें लिखना है लास्ट में जाके फुल स्टॉप. लेकिन हमने क्या कर दिया? The doctor told patient that. गलत हो गया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. So at that time you will have to take care of such kind of thing, because the sentence was imperative and so the joining word should be to only. Okay, so in that manner you will have to write, think about it. Then next one, which is a spot the error, which is the compulsory sentence for you. Spot the error. अभी spot the error आपको मेरे ख्याल से 10 standard में लिखा आपको, isn't it? Singular, plural, or such kind of thing will be there. Tenses will be there, and at that time you will have to find it properly, and then you are going to write the correct answer, and it is called as the spot the error. Okay. So while spotting the error, at that time you will have to read the sentence correctly. इतना easy sentence नहीं दिया जाएगा. शायद से थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस आपको वहां करेगा. एट दैट टाइम यू विल हैव टू रीड द सेंटेंस केयरफुली. फॉर एग्जांपल, summers in Delhi is extremely hot. Summers in Delhi is extremely hot. Summer क्या होगा? Summers in Delhi are summers. अभी हम देखेंगे अरे summers नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे यूज किया है गर्मियां, गर्मियों के हिसाब से, है ना? तो हम कहते हैं कि समर चाहिए था, हम किसको करेक्ट करेंगे? समर को. समर इन दिल्ली इज